वेलकम बैक टू न्यूज जेट अपडेट। चलिए देखते हैं झारखंड की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। पहली खबर, महंगाई के विरोध में वाम दलों का 25 से देशव्यापी आंदोलन। सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआई माले और मार्क्सवादी समन्वय समिति की संयुक्त बैठक बुधवार को सीपीआई राज्य कार्यालय अल्बर्ट एक्का चौक रांची में हुई। बैठक में राष्ट्रव्यापी महंगाई एवं बेरोजगारी विरोधी अभियान 25 मई से पर्चा पोस्टर छोटी बड़ी मीटिंग के माध्यम से पूरे राज्य में शुरू किया जाएगा। 31 मई को वाम दलों की ओर से संबंधित मार्च के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें बढ़ती हुई पेट्रोलियम के दाम को कम करने, सरचार्ज ड्यूटी घटाने, सभी उपभोक्ताओं को जन वितरण के माध्यम से गेहूं देने, आयकर से मुक्त लोगों को 7500 प्रति माह खाता में देने आदि केंद्र सरकार के जन विरोधी नीतियों के विरोध में राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जाएगा। अगली खबर, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री से मिलकर किया राज्यसभा की एक सीट पर दावा। कांग्रेस ने बुधवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात कर झारखंड में राज्यसभा चुनाव के लिए एक सीट पर दावा पेश किया। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि राज्य में गठबंधन की सरकार है। पिछले साल शिबू सोरेन को राज्यसभा भेजा गया था, इसलिए इस बार कांग्रेस को मौका मिलना चाहिए। बैठक के बाद कांग्रेस नेताओं ने कहा कि मुख्यमंत्री ने उन्हें सकारात्मक आश्वासन दिया है। कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम के नेतृत्व में प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर और कांग्रेस कोटे के अन्य 3 मंत्रियों डॉक्टर रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता और बादल ने मुख्यमंत्री से मुलाकात की। कांग्रेस नेताओं ने इस बार कांग्रेस के प्रत्याशी को राज्यसभा भेजने का मुख्यमंत्री से आग्रह किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्यसभा चुनाव को लेकर पार्टी की बैठक होने वाली है। इसके बाद कांग्रेस के भी शीर्ष नेतृत्व से बात करेंगे और अंतिम रूप से प्रत्याशी पर निर्णय लिया जाएगा। 24 मई से नामांकन है। आपसी सहमति के बाद प्रत्याशी पर फैसला होगा और राज्यसभा चुनाव गठबंधन मिलकर लड़ेंगे। अगली खबर, झारखंड के 872 पंचायतों में वोटिंग आज। झारखंड में पंचायत चुनाव के दूसरे चरण के लिए गुरुवार को 16 जिलों के 50 प्रखंडों की कुल 872 पंचायतों में वोट डाले जाएंगे। 5093 उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के बाद अब 7150 पदों के लिए चुनाव होंगे। 10,614 बूथों पर कुल 38,82,628 वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। सुबह 7 बजे से दोपहर 3 बजे तक वोट डाले जाएंगे। चुनाव के लिए सभी 50 प्रखंडों में कड़ी सुरक्षा की व्यवस्था की गई है। स्टैटिक फोर्स के अलावा पेट्रोलिंग पार्टियां भी सुरक्षा व्यवस्था में तैनात की गई है। सभी मतदान केंद्रों के लिए जिलों से पोलिंग पार्टियां रवाना हो चुकी हैं। बता दें कि दूसरे चरण में नामांकन के बाद नाम वापसी तक सभी पदों को मिलाकर 5093 से ज्यादा उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित घोषित किए जा चुके हैं। अगली खबर, इंटर स्तरीय पदों के लिए आवेदन 27 से। झारखंड इंटरमीडिएट स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2022 के नियमित व बैकलॉग पदों पर अब 27 मई से ऑनलाइन आवेदन लिए जाएंगे। 26 जून की मध्य रात्रि तक अभ्यर्थी आवेदन कर सकेंगे। इससे पहले 20 मई से 19 जून तक आवेदन के लिए जाने की तिथि तय की गई थी। इसमें संशोधन कर दिया गया है। इसके साथ अभ्यर्थी 29 जून की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे, जिसकी अधिसूचना भी जारी कर दी गई है। अगली खबर, कोलकाता वाराणसी 8 लेन पर काम जल्द होगा शुरू। कोलकाता में NHAI की 2 दिनी क्षेत्रीय कॉन्फ्रेंस में झारखंड में 500 किलोमीटर की नई सड़क परियोजना पर जोर रहा। इसमें बनारस से कोलकाता वाया बोकारो रामगढ़ 8 लेन एक्सप्रेसवे पर जल्द काम शुरू करने पर सहमति बनी। NHAI के क्षेत्रीय अधिकारी SK मिश्र ने बताया कि कॉन्फ्रेंस में बुधवार को झारखंड के कई प्रोजेक्ट पर चर्चा हुई। इनमें आ रही दिक्कतों को दूर करने पर जोर रहा। NHAI अध्यक्ष अलका उपाध्याय ने आजादी के अमृत महोत्सव को मद्देनजर पूर्वी क्षेत्र के राज्यों के अधिकारियों के साथ बैठक की। कॉन्फ्रेंस में झारखंड के संदर्भ में इटकी ROB, रांची में मैकॉन से सिरमटोली चौक तक एलिवेटेड रोड, गोला और मांझी बोकारो एक्सप्रेसवे, रांची लिट्टीपाड़ा संबलपुर 4 लेन, NH75 के चौड़ीकरण आदि पर विचार विमर्श हुआ। कोलकाता से वाराणसी तक बनने वाली 600 किलोमीटर लंबी एक्सप्रेसवे झारखंड और बिहार के कई इलाकों से गुजरेगी। यह झारखंड के बोकारो और रामगढ़ के साथ साथ बिहार के गया, औरंगाबाद, सासाराम और भभुआ से होकर गुजरेगी। रांची से भी इस सड़क की सीधी कनेक्टिविटी होगी। अगली खबर, प्रोन्नति मामले में निर्णय विधिक राय के बाद राज्यपाल रमेश बैस ने सरकारी पदों पर आरक्षण के आधार पर प्रोन्नति से जुड़े परिणामी वरीयता विधेयक 2022 को मंजूरी देने से पहले अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया से विधिक परामर्श मांगने का निर्णय लिया है।
सूत्रों के अनुसार परामर्श के आधार पर ही विधेयक को मंजूरी दी जाएगी या कुछ बिंदुओं पर सुधार के लिए राज्य सरकार को निर्देश दिया जा सकता है। इस प्रकार करीब 50,000 राज्यकर्मियों को प्रोन्नति के लिए अभी इंतजार करना पड़ेगा। सूत्रों के अनुसार राज्यपाल के विशेष कार्य पदाधिकारी विधि द्वारा यह मंतव्य दिया गया है कि राज्य सरकार द्वारा विधेयक के साथ जो संलेख संलग्न किया गया है उसमें इस बात की चर्चा की गई है कि जनरैल सिंह मामले में नौकरियों में प्रतिनिधित्व की जो सांख्यिकी आंकड़े जुटाने का आदेश दिया गया था उसके आलोक में बहुत सारे विभागों के आंकड़े नहीं मंगाए जा सके हैं। अगली खबर, शिक्षा विभाग कर रहा तैयारी। 16 से 30 जून के बीच होनी है सेकेंड टर्म की परीक्षा। लिखित परीक्षा के लिए जारी होगा मॉडल प्रश्न पत्र। 8वीं, 9वीं और 11वीं बोर्ड के सेकेंड टर्म की परीक्षा के लिए मॉडल प्रश्न पत्र जल्द जारी किए जाएंगे। 16 से 30 जून के बीच झारखंड एकेडमिक काउंसिल इसकी परीक्षा का आयोजन करेगा। इससे पहले झारखंड शैक्षिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद इसके मॉडल प्रश्न पत्र जारी करेगा। JCERT ने मॉडल प्रश्न पत्र तैयार कर लिया है। 3-3 सेट में मॉडल प्रश्न पत्र जारी किए जाएंगे। सेकेंड टर्म में जिस प्रकार 40-40 अंकों की लिखित परीक्षा होगी उसी आधार पर मॉडल प्रश्न पत्र जारी होंगे। इससे छात्र आसानी से तैयारी कर सकेंगे। 9वीं के पहले टर्म की परीक्षा 5 से 6 मई को और 11वीं की 7 से 9 मई को और 8वीं की पहले टर्म की परीक्षा 10 मई को आयोजित की गई है। अभी पहले टर्म की OMR सीट के मूल्यांकन का काम शुरू नहीं हो सका है। फर्स्ट और सेकेंड टर्म की परीक्षा के अंक को जोड़कर और स्कूलों से मिलने वाले आंतरिक मूल्यांकन के अंकों को जोड़कर रिजल्ट जारी होगा। वहीं तीसरी से 8वीं के लिए संदर्भ पुस्तक होगी तैयार। झारखंड से तीसरी से 8वीं के बच्चों के लिए संदर्भ पुस्तक तैयार कराई जाएगी। इसके लिए झारखंड शैक्षणिक अनुसंधान व प्रशिक्षण परिषद ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी और जिला शिक्षा अधीक्षक को संदर्भ पुस्तक तैयार करने के लिए शिक्षकों की सूची मांगी है। हर जिले में विषय वाले ऐसे शिक्षक जिनकी रुचि संदर्भ पुस्तक तैयार करने में है उनका नाम देने को कहा गया है। संदर्भ पुस्तक में संबंधित क्लास की पाठ्य पुस्तकों से संबंधित जानकारी दूसरे किन किन पुस्तकों में मिल सकती है इसका जिक्र रहेगा। इन संदर्भ पुस्तक के जरिए शिक्षक बच्चों को पढ़ा भी सकेंगे। शिक्षकों के लिए एक तरह से ये पुस्तक रेफरेंस का भी काम करेगा। JCERT के उपनिदेशक प्रदीप कुमार चौबे ने सभी DO DAC को इसका लिंक उपलब्ध कराया है। अगली खबर, ईडी की पूछताछ में पाकुड़ व दुमका के DMO ने खोले CM के विधायक प्रतिनिधि के राज। DMO बोले पंकज मिश्रा अवैध खनन में राजदार। राज्य में अवैध खनन के जरिए करोड़ों के कारोबार के खुलासे के बाद अब एक नया तथ्य सामने आया है। ईडी ने लगातार तीसरे दिन दुमका के DMO कृष्णचंद्र किस्कू और पाकुड़ के DMO प्रदीप कुमार शाह से पूछताछ की। ईडी सूत्रों की माने तो दोनों DMO ने पूछताछ में बताया है कि संथाल में अवैध खनन के कारोबार पर पंकज मिश्रा का पूर्ण नियंत्रण है। पंकज ने अपने और रिश्तेदारों के नाम पर साहेबगंज में खनन पट्टे की लीज ली है। पंकज मिश्रा मुख्यमंत्री के बरहेट के विधायक प्रतिनिधि हैं। दोनों DMO ने अपने बयान में पंकज मिश्रा की भूमिका बताई है। जांच में यह बात सामने आई है कि साहेबगंज DMO विभूति कुमार ने भारी रकम पूजा सिंघल तक पहुंचाई थी। साथ ही पंकज मिश्रा समेत कई अन्य को उन्होंने खनन पट्टा दिया है। ईडी ने विभूति कुमार को पूछताछ के लिए नोटिस किया था, लेकिन 17 फरवरी की बेटी की शादी की वजह से वह हाजिर नहीं हो पाए थे। ईडी के अधिकारियों को उम्मीद है कि वह 20 या 21 मई को एजेंसी के सामने हाजिर होंगे। इधर कमलेश सिंह ने ईडी कोर्ट में लगाई हाजिरी। मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी पूर्व मंत्री सह NCP विधायक कमलेश सिंह एवं उनकी पत्नी मधु सिंह ने बुधवार को ईडी की विशेष न्यायाधीश प्रभात कुमार शर्मा की अदालत में हाजिरी लगाई। मामले में ईडी की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जा रहा है, लेकिन बुधवार को मामले में कोई गवाही दर्ज नहीं की गई। कमलेश सिंह एवं उनके परिजनों पर 5.83 करोड़ रुपए से अधिक मनी लॉन्ड्रिंग करने का आरोप है। अगली खबर, पैसे के लिए बेटा व बहू ने मां को पीटकर मार डाला। खबर गोड्डा के पुरैया हाट का है, जहां पुरैया हाट के बरगच्छा गांव में पैसे के लालच में बुधवार को बेटा और बहू की पिटाई से वृद्ध मां की मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। शव का पोस्टमार्टम शाम होने की वजह से अब गुरुवार को होगा। बताया जाता है कि रेलवे और हाईवे के लिए विधवा महिला की जमीन का अधिग्रहण किया गया है, जिससे मुआवजे के रूप में उसे मोटी रकम मिली थी। बेटा और बहू का कहना था कि मुआवजे में जो राशि मिली है वह उसे दे। मां आधी राशि देने को तैयार थी। इसी को लेकर अक्सर बेटा, बहू और मां के बीच झगड़ा होता था। पैसे को लेकर बुधवार को इकलौते बेटे राम कुमार ठाकुर, बहू गीता देवी
पोता संजय ठाकुर और अमित ठाकुर ने चांदमुनि देवी की इतनी पिटाई की कि उसके हाथ पैर टूट गए और स्थिति गंभीर हो गई। पीड़िता ने पुलिस की घटना की जानकारी दी। सूचना पर पहुंची बेटी ने महिला को सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहां इलाज के दौरान 70 वर्षीय चांदमुनि देवी की मौत हो गई। अगली खबर, अपराध की भयावता से प्रभावित होकर फैसला न दें हाई कोर्ट। झारखंड हाई कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए कहा कि निचली अदालतों को अपराध के नेचर और उसकी भयावता से प्रभावित नहीं होना चाहिए। अपराध कितना भी जघन्य क्यों ना हो, लेकिन निष्कर्ष निकालने से पहले साक्ष्यों का समुचित विश्लेषण होना चाहिए। जस्टिस आर मुखोपाध्याय और जस्टिस संजय प्रसाद की अदालत ने कहा कि यह मामला भयानक और जघन्य है, लेकिन इसमें साक्ष्यों पर पूरी तरह गौर नहीं किया गया है। इसके साथ ही अदालत ने 6 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या करने के आरोपी दुर्गा सोरेन को फांसी की सजा निरस्त करते हुए उसे साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। मामले में वरीय अधिवक्ता के कश्यप को हाईकोर्ट ने एमएक्स क्यूरी नियुक्त किया था। सुनवाई के दौरान वरीय अधिवक्ता के कश्यप ने अदालत समझ दलील दी है कि इस मामले में ना तो बाजार में चना बेचने वाले की गवाही दर्ज कराई गई है और ना ही वैसे लोगों की गवाही कराई गई है जिसमें दोषी को बाजार में पीड़िता के साथ देखा था। इसके अलावा बच्ची के साथ रहने वाली तो अन्य बच्चियों के बयान में भी विरोधाभास है। एक ने अपने बयान में कहा कि उसे पीड़ित की मां ने कोर्ट में ऐसा बयान देने को कहा था, वहीं दूसरे ने कहा कि दोषी के साथ पीड़ित को जाते हुए नहीं देखा था। अगली खबर, सीबीआई के संयुक्त निदेशक पहुंचे रांची। राष्ट्रीय खेल घोटाले में खेल सामग्रियों की खरीद व स्पोर्टिंग कॉम्प्लेक्स में निर्माण में अनियमितता को लेकर सीबीआई एसीबी की टीम जांच में रेस है। सीबीआई के ज्वाइंट डायरेक्टर स्तर के अधिकारी शरद अग्रवाल इस मामले में अब तक के अनुसंधान की समीक्षा के लिए रांची आए हैं। जानकारी के मुताबिक अग्रवाल खेलगांव कॉम्प्लेक्स निर्माण के साथ साथ सीबीआई पटना के द्वारा जांची जा रही रूपा तिर्की केस में अब तक की प्रगति की समीक्षा करेंगे। अगली खबर, भारतीय स्टेट बैंक में 641 पदों पर भर्तियां। भारतीय स्टेट बैंक ने 641 पदों पर भर्तियां निकाली है। इसके लिए स्टेट बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया है। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार के पास एक्सपीरियंस, रिटायर्ड डिग्री आदि होनी चाहिए। अधिक जानकारी के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट https://sbi.co.in पर जाकर आवेदन को पूरा पढ़ें। भारतीय स्टेट बैंक के इन उम्मीदवारों का चयन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। इन पदों पर ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 7 जून 2022 तक निर्धारित किया गया है। इसके बाद आवेदन समाप्त हो जाएगा। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार भारतीय स्टेट बैंक के आधिकारिक वेबसाइट पर नोटिस आप जाकर पढ़ें। आधिकारिक वेबसाइट की अगर बात करें तो https://sbi.co.in है। वेतनमान 36,000 से 41,000 रुपया प्रति माह बताया जा रहा है। अगली खबर, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने 900 से ज्यादा पदों पर भर्तियां। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग में 900 से ज्यादा पदों पर भर्तियां निकली है। इसके लिए आयोग के आधिकारिक वेबसाइट पोर्टल पर नोटिस जारी किया गया है। विधि सहायक कुल 46 पद, गार्डन अधीक्षक कुल 12 पद, वेटनरी ऑफिसर कुल 10 पद, राजस्व के लिए कुल 184, सैनिटरी सुपरवाइजर कुल 645 पद, सैनिटरी एंड फूड इंस्पेक्टर के लिए कुल 24 पद के लिए आवेदन निकले हैं। इन पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवारों की योग्यता के अनुसार स्नातक होनी चाहिए। इसके बारे में अधिक जानकारी के लिए आप jssc.nic.in पर जाकर नोटिस को पढ़ सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो जनरल के लिए अधिकतम आयु सीमा 35 वर्ष, BC 1 एवं BC 2 के लिए 37, महिला के लिए 38 वर्ष और SC ST के लिए 40 वर्ष निर्धारित किया गया है। जनरल OBC के लिए आवेदन शुल्क 100 रुपये, जबकि SC ST के लिए आवेदन शुल्क 50 रुपया निर्धारित किया गया है।